हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 की मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप देख सकते हैं। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 यूरोपियन कोलोनियलिज्म अफ्रीका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यूरोपियन कोलोनियलिज्म चैप्टर का नाम है और यूरोपियन कोलोनियलिज्म हमने स्टडी किया है। इन अमेरिका हमने स्टडी कर लिया है, एशिया हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, और आज हम अफ्रीका स्टडी करने वाले हैं। तो अफ्रीका के अंदर कोलोनियलिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें देखना है कि जब यूरोपियन ट्रैवलर्स, ठीक है, यूरोपियन ट्रैवलर्स अफ्रीका में पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी जो अफ्रीका की टेरिटरी है वो इनके लिए अनफेमिलियर थी। अनफेमिलियर इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट हैं, वाइड स्प्रेड लेक्स हैं, स्वैम्प्स, डेजर्ट है, जिसकी वजह से ये जो टेरिटरी थी अफ्रीका की वो अनफेमिलियर थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लियोपोल्ड सेकेंड, ये किंग ऑफ बेल्जियम है, ये याद रखना है। किंग ऑफ बेल्जियम कौन है? लियोपोल्ड सेकेंड है। और इनका जो डोमिनेंस था वो कहाँ पर था? कॉन्गो के अंदर था। ठीक है, इनका जो है डोमिनेंस कहाँ पर था? कॉन्गो के अंदर था। किंग ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के किंग थे लियोपोल्ड। ठीक है, इतना याद रखना है सबको। उसके बाद में जो है 1876 के अंदर जोग्राफिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रसेल्स के अंदर। ब्रसेल्स के अंदर कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी? ब्रसेल्स के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है इंस्टीट्यूशन। और ये जो जोग्राफिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें यूरोपियन जोग्राफर्स आए थे और रिसर्चर्स आए थे। और इसी असेंबली ने इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें जो है एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहिए और इस इंस्टीट्यूशन का नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ये इस इंस्टीट्यूशन का नाम था। और ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, इसका पर्पस, मेन पर्पस था डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इन अफ्रीका। डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना। ठीक है, स्प्रेड करना, ये डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। ठीक है, स्प्रेड करना। यहाँ पर स्प्रेड क्या हो रही है? नॉलेज। नॉलेज कहाँ पर स्प्रेड हो रही है? अफ्रीका के अंदर। तो ये इनका मेन पर्पस था। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कॉन्फ्रेंस होती है इन द ईयर 1884। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन नेशंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बर्लिन टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज एंड अफ्रीका अवेलेबल टू देम। अब यहाँ पर एक और कॉन्फ्रेंस जो है हुई थी और ये हुई थी बर्लिन के अंदर और इनका मेन पर्पस था डिस्कस करना द पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ये लोग कि जो भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे अफ्रीकन टेरिटरी को, तो मतलब यहाँ पर इनका यही मेन पर्पस था कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिवाइडिंग द अफ्रीकन टेरिटरी अमंग देमसेल्फ। ठीक है, तो अफ्रीकन टेरिटरी को यहाँ पर डिवाइड करने का यहाँ पर मेन पर्पस था कि वो पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करने वाले थे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बर्लिन कॉन्फ्रेंस के अंदर फर्स्ट वन, ये जो मैंने मेन पॉइंट लिखा है कॉन्गो फ्री स्टेट। ठीक है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस, द बेल्जियन supremacy in Congo was acknowledged by all and Congo was renamed as Congo Free State। अब यहाँ पर जो है सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज किया जाता है। किसकी सुप्रीमेसी को? बेल्जियन की सुप्रीमेसी को यहाँ पर एक्नॉलेज करा जाता है। और जो कॉन्गो है, ठीक है, कॉन्गो को यहाँ पर रीनेम करा जाता है। उसका जो नाम है वो रीनेम्ड करके क्या रखा जाता है? कॉन्गो फ्री स्टेट। ये सबको याद रखना है, कॉन्गो फ्री स्टेट उसका नाम बदल कर दिया जाता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड इन दिस कॉन्फ्रेंस दैट इफ एनी ऑफ द यूरोपियन नेशंस फेल in utilizing the natural resource in the colonies under their charge, then that nation should give it up to another European nation। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक यूरोपियन नेशन
अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है रिसोर्सेज जो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अवेलेबल है, देन उसको क्या करना पड़ेगा, जो रीजन है वो दूसरे यूरोपियन नेशन को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक कंडीशन थी कि अगर आपसे नहीं यूटिलाइज हो रहा है रिसोर्सेज अच्छे से, ठीक है, एक यूरोपियन नेशन है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो कॉलोनी है ना वो दूसरे यूरोपियन नेशन को दे देनी होगी। ठीक है, यह नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि ब्रिटिशर्स कैसे यहाँ पर आते हैं। तो फर्स्ट देखिए, एक यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है ये ब्रिटिश सिटीजन के साथ में। सिटीजन का नाम है जॉर्ज टॉबमैन गोल्डी। ठीक है, ये पर्सन क्या करता है, एक जो है कंपनी फाउंड करता है, द नेशनल अफ्रीकन कंपनी, और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार, यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसे परमिट करती है कि आप नाइजीरिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जब यहाँ पर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है नाइजीरिया के साथ, तो आफ्टर दैट क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद लेटर ऑन क्या होता है, नाइजीरिया जो है वो कॉलोनी बन जाती है ब्रिटिशर्स की। देखो पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, एक पर्सन है ब्रिटिश सिटीजन का, वो यहाँ पर ट्रेड करता है नाइजीरिया के साथ, और लेटर ऑन क्या होता है, नाइजीरिया बिकम्स अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ में बताया, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर बिस्मार्क द चांसलर ऑफ जर्मनी, ये याद रखना है, बिस्मार्क जो है चांसलर हैं जर्मनी के, और इनकी जो फर्स्ट कॉलोनी है वो कहाँ पर है, देखिए वेस्ट अफ्रीका के अंदर फर्स्ट कॉलोनी इन्होंने इस्टेब्लिश करी है। फर्स्ट कॉलोनी बनाई है टोगोलैंड। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक रीजन है टोगोलैंड। इन ईयर 1883 इन्होंने जो है टोगोलैंड को अपनी कॉलोनी बना दिया है, और इनकी जो कॉलोनीज हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, देखिए कैमेरोन एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारी कॉलोनीज हैं इनकी। उसके बाद में यहाँ पर फ्रांस के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन सेनेगल, गैम्बिया एंड इन द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ कॉन्गो। इनकी यहाँ पर सुप्रीमेसी थी, जो भी ये सेनेगल, गैम्बिया और नॉर्थ ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर फ्रांस की सुप्रीमेसी थी। और इसके बाद में 1883 के अंदर, ठीक है 1883, ये याद रखना 1883 के अंदर आइवरी कोस्ट, ये आइवरी कोस्ट जो है फ्रेंच की कॉलोनी बन जाता है। तो ये जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस के कहाँ से कहाँ तक जो है कॉलोनीज होती हैं, सहारा डेजर्ट से लेकर आइवरी कोस्ट तक। लेटर फ्रांस एक्वायर्ड द रीजन ऑफ Dahomey from Portugal till 1994. France had established their control over the region from Sahara Desert to Ivory Coast to the west and French Guiana. ये सारा का सारा पोर्शन जो था सहारा डेजर्ट से लेकर आइवरी कोस्ट से लेके फ्रेंच जियूना, ठीक है, ये सारा का सारा किसके अंदर था, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर केप कॉलोनी एंड नाटल, ईस्ट अफ्रीका का ये जो पोर्शन है वेयर हेल्ड बाय इंग्लैंड, ठीक है, ये किसके अंदर था, इंग्लैंड के अंदर था, ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है अफ्रीका का। और जो मोजाम्बिक किसके अंदर था, स्पेनिश के अंदर था, ठीक है, स्पेनिश का कंट्रोल था मोजाम्बिक के ऊपर। ये रीजन है अफ्रीका के अंदर, ये याद रखना है, मोजाम्बिक का है अफ्रीका के अंदर, क्योंकि हम अफ्रीका पढ़ रहे हैं। तो ये मोजाम्बिक किसके अंदर था, स्पेनिश के अंदर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये याद रखना है, यहाँ पर कौन कौन है, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है, ये 3 लोग हैं, ये याद रखना है। ये जो 3 लोग हैं ना, ये ईस्ट अफ्रीका के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों हाथ मिला देते हैं, ठीक है। 3 लोग जो हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये लोग एक पैक्ट साइन करते हैं। पैक्ट मतलब ये पैक्ट साइन करते हैं बिटवीन दिस 3, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी, ठीक है। ये लोग जो है डिसाइड करते हैं कि हमें एक एक रीजन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पैक्ट साइन होता है तो मडागास्कर किसको मिलता है, फ्रांस को मिलता है, ठीक है।
कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंग्लैंड को मिलता है और साउथ रीजन को किसको मिलता है, जर्मनी को मिलता है। ठीक है, ये ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है। इन्होंने डिवाइड कर लिया है बीच में, इन्होंने जो है पैक्ट साइन करके क्या किया, तीनों ने पैक्ट साइन किया। ठीक है, तीनों, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये तीन लोगों ने पैक्ट साइन किया। ईस्ट अफ्रीका को इन्होंने डिवाइड किया 3 पोर्शंस में। ठीक है, जो साउथ का रीजन था वो किसको दे दिया, जर्मनी को दे दिया। ठीक है, और जो कोस्टल रीजन का नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है वो इंग्लैंड को दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है मडागास्कर और जो ईस्ट अफ्रीका का रीजन है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका भी यहाँ पर आएगा मडागास्कर के साथ साथ में, ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका भी यहाँ पर प्लस कर लेना मडागास्कर के साथ साथ। तो ये सारा का सारा पोर्शन किसके अंदर आया, फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पर तीनों को तसल्ली हो जाती है, तीनों अच्छे से रहते हैं। उसके बाद में 1830 के अंदर इटाली, फ्रांस एंड इंग्लैंड, और यहाँ पर जो जर्मन ने क्या किया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया जर्मनी को कौन सा रीजन मिला था, साउथ रीजन मिला था। उसके बाद में 1897 जर्मनी टुक ओवर द ईस्ट अफ्रीकन रीजन फ्रॉम जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी। इंग्लैंड डिक्लेयर्ड ज़ंजीबार, पेम्बा आइलैंड एंड न्यासालैंड, मलावी एज देयर प्रोटेक्टोरेट्स। प्रोटेक्टोरेट्स मैंने बताया है कि अब यहाँ पे जो रीजन्स होंगे ना, इनको कंट्रोल कौन करेगा, इंग्लैंड कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक नेशन होता है जिसको अनदर नेशन जो होता है ना, वो क्या करता है, उसके ऊपर जो है कंट्रोल करता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ज़ंजीबार, पेम्बा, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, इंग्लैंड कंट्रोल करेगा। इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, इसको क्या बोला जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका बोला जाएगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिस, त्रिपोली, नूबिया एंड इजिप्ट वेयर पार्ट ऑफ द नॉर्थ रीजन ऑफ अफ्रीका। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं, नॉर्थ रीजन ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। अब नॉर्थ रीजन ऑफ अफ्रीका को यहाँ पर हमें क्लियरली पढ़ना होगा। ठीक है, नॉर्थ रीजन ऑफ अफ्रीका के पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो 1830 के अंदर France had already established control over the Algeria. Italy, France and England wanted to occupy ट्यूनिस। ठीक है, फ्रांस ने पहले ही अल्जीरिया को क्या किया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, और उसके ऊपर उसका कंट्रोल भी था अल्जीरिया के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ट्यूनिस, ये मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के बताया ना, ट्यूनिस ये जो रीजन है ना, इसके लिए ये तीनों लड़ रहे थे। कौन कौन, इटाली, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, इटाली, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ये तीनों फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जीतता कौन है, फ्रांस जीतता है, जिसको मैंने स्क्वायर के अंदर हाईलाइट किया है। ठीक है, ये लोग इस ट्यूनिस के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, ये तीनों के तीनों, लेकिन यहाँ पर फ्रांस जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और इसे सक्सेस मिलती है और ये होल्ड ओवर कर लेता है ट्यूनिस के ऊपर, एज वेल एज मोरक्को। ठीक है, मोरक्को भी इसे गिफ्ट में मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये भी उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है, ट्यूनिस के ऊपर, एज वेल एज मोरक्को। फ्रांस एंड इंग्लैंड, इटाली कॉन्कर्ड त्रिपोली एंड सिरिनैका। आफ्टर दैट बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस वांटेड टू गेन होल्ड ओवर इजिप्ट। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड क्या चाहते थे कि उनको इजिप्ट के ऊपर यहाँ पर होल्ड मिल जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रिटिश रेलवेज बिल्ड करते हैं, अलेक्जेंड्रिया टू कैरो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रेलवे लाइन बिल्ड करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जो है स्विस कैनाल जो है मेडिटेरियन एंड रेड सी। ठीक है, मेडिटेरियन और रेड सी ये इसको जॉइंट करता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ में जॉइंट क्या करता है, स्विस कैनाल, स्विस कैनाल जॉइंट करता है। तो ये स्विस कैनाल बनाने के लिए क्या किया गया था, जो फ्रेंच के सुपरविजन के अंदर बन रहा था। ठीक है, स्विस कैनाल किसके सुपरविजन के अंदर बन रहा था, फ्रेंच के अंडर में बन रहा था, और इसको बनाने वाले डिप्लोमेट का नाम क्या था, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ठीक है, ये इनका नाम था।
तो ये फ्रेंच के अंदर बन रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, फ्रेंच ने क्या किया था, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था स्विस कैनाल को बनाने के लिए, तो इन्होंने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, मतलब खर्चा, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो उसके ऊपर स्विस कैनाल को बनाने के ऊपर जो खर्चा आता है वो एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इन्होंने लोन लिया था। अब लोन जो लिया था इन्होंने वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट के साथ ये पे नहीं कर पा रहे थे, नॉट रीपे ऑन हाई इंटरेस्ट। अब ये जब रीपे नहीं कर पा रहे थे लोन, तो इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड यहाँ पर एंट्री मारता है और क्या करता है, परचेस कर लेता है नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है। England purchased a number of shares and thus gained part ownership of the company and the Suez Canal. यहाँ पर ओनरशिप मिल जाती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, इजिप्ट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1922। तो 1922 के अंदर वो इजिप्ट जो है इंडिपेंडेंट भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में अब यहाँ पर बात हो रही है सूडान की, ठीक है, ये भी अफ्रीका का ही पार्ट है। अब सूडान इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइल रिवर ओरिजिन होती है, ठीक है, नाइल रिवर ओरिजिन होती है, और ये ऐसी वैसी रिवर नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। नाइल रिवर जो है सूडान के अंदर ओरिजिन हो रही है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, लाइफ लाइन है ये इजिप्ट की लाइफ लाइन इसे बोलते हैं, ये याद रखना है नाइल रिवर को। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर रेलवे ट्रैक बना रहे हैं उगांडा से लेकर सूडान तक का, ठीक है, उगांडा से लेकर सूडान तक का यहाँ पर रेलवे ट्रैक कौन बनाना है, ब्रिटिशर्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्रांस है ना, मैंने आपको बताया था ना, जो ये जो पूरा का पूरा अब यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड जो है ना वो आपस में यहाँ पर जो है इनका ये चालू है कि कौन सी टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे एक दूसरे से। पहले तो फ्रेंच जब स्वेज कैनाल बना रहा था, आपने देखा कि उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर और ज़्यादा लोन लेने की वजह से क्या होता है, वो जो है खरीद लिया जाता है ब्रिटिशर्स ने। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, अब सूडान के अंदर क्या हो रहा है, फिर से फ्रांस और ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर एक और रेलवे लाइन बना रहे हैं उगांडा से लेकर युगांडा, ठीक है, युगांडा से लेकर यहाँ पर कहाँ तक बना रहे हैं, सूडान तक। तो यहाँ पर फ्रांस जो है एक्सेप्ट कर लेता है इंग्लैंड्स क्लेम ओवर दी टेरिटरी, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बदले में यहाँ पर सम फैसिलिटीज़, ठीक है, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ मांगते हैं वो ब्रिटिशर्स से फेवर में। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स भी मान जाते हैं। उसके बाद में जो ब्रिटिश का कंट्रोल होता है, ये युगांडा, यहाँ पर ए लिख लेना, ठीक है, युगांडा से सूडान तक का है ये। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है वो केप कॉलोनी एंड नेटाल साउथ अफ्रीका, ये SA लिखा है मतलब साउथ अफ्रीका में है। डच का कंट्रोल ऑरेंज फ्री स्टेट एंड ट्रांसवाल तक है। उसके बाद में गोल्ड माइंस डिस्कवर्ड होती है साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। जब साउथ अफ्रीका में क्या होता है, गोल्ड माइंस डिस्कवर्ड हो जाती हैं, ठीक है, गोल्ड माइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो रीज़न होता है गोल्ड माइन का, एक इकलौता रीज़न होता है जो इंग्लैंड क्या करता है, डिसीजन लेते हैं टू कंसोलिडेट इट्स कॉलोनीज इन साउथ रीजन। Gold mines were discovered in Johannesburg and it attracted European nations to South Africa. This resulted in England's decision to consolidate its colonies in the southern region and name it Union of South Africa. At about some time, these Portuguese gained control over Angola, some islands in the Guinea coast, some port of Morocco केम अंडर स्पेन कंट्रोल। अब ये जो स्पेन के कंट्रोल के अंदर क्या था, ज्यूनिया कोस्ट था और सम पार्ट ऑफ मोरक्को था, और पोर्चुगीज़ के अंदर अंगोला था, ठीक है। तो यहाँ पर जब
गोल्ड माइंस डिस्कवर्ड हो जाती है ना साउथ अफ्रीका के अंदर, तो यही रीज़न बनता है कि इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड ये डिसाइड करता है कि उसे कंसोलिडेट करना है साउथ अफ्रीका जो रीजन है, और ये जो साउथ अफ्रीका रीजन है इसको कंसोलिडेट करते हैं, मतलब इसको कैप्चर करते हैं, और यहाँ पर इसको नाम क्या देते हैं, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका की, यूरोपियन कोलोनियलिज्म इन साउथ अफ्रीका लास्ट में हमने पढ़ा। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड यूरोपियन कोलोनियलिज्म, ठीक है। यूरोपियन कोलोनियलिज्म इन इंडिया भी बोल सकते हैं, इंडिया एंड यूरोपियन कोलोनियलिज्म स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पूरा पोर्चुगीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।